क्या आप जानते हैं क्लास 10 साइंस के एग्जाम्स में 80% मार्क्स उन्हीं क्वेश्चन से आते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। तो अगर आपका गोल फुल मार्क्स लेना है तो आज हम 20 ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कवर करेंगे जो न सिर्फ आपके कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करेंगे बल्कि आपका कॉन्फिडेंस भी बूस्ट करेंगे। ये वो क्वेश्चंस हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आपने इन्हें समझ लिया तो गलती का कोई चांस ही नहीं। तो चलिए देर किस बात की, वेट। आगे बढ़ने से पहले एक बात याद रखो, आपको बस अपने माइंड के साथ बैठना है, पेन या बुक की जरूरत नहीं। तो शुरू करें। हमारा पहला क्वेश्चन है, श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है? पहले श्वसन को समझते हैं, तब कोई डिसीजन लेंगे। श्वसन का मतलब वह प्रक्रिया है जिसमें हमारा शरीर भोजन यानी कि ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ तोड़कर ऊर्जा बनाता है। इस प्रक्रिया में ऊर्जा और गर्मी निकलती है। इनके कुछ रियल लाइफ एग्जांपल्स, जब आप दौड़ते हैं तो आपके शरीर में गर्म महसूस होता है, आपके शरीर से पसीने निकलते हैं। यह गर्मी श्वसन के दौरान ऊर्जा बनने से निकलती है। दो ठंड में जब आप हाथों पर फूंक मारते हैं तो वह गर्म महसूस होती है ना? यह भी श्वसन से निकली गर्मी का असर। अब आप दिए हुए ऑप्शन पर ध्यान दीजिए, ऊष्माक्षेपी। इस अभिक्रिया में गर्मी बाहर निकलती है। यही सही उत्तर है क्योंकि हमें पता है श्वसन में गर्मी बाहर निकलती है। संयोजन, यह श्वसन में नहीं होता क्योंकि इसमें दो चीजें मिलकर नया चीज बनते हैं। अपचयन, इसमें ऑक्सीजन हटाई जाती है। श्वसन में ऐसा नहीं होता। ऊष्माशोषी, इसमें गर्मी अंदर ली जाती है। श्वसन में गर्मी बाहर निकलती है, इसलिए यह गलत है। हमारा अगला सवाल है, फेरस सल्फेट क्रिस्टल का रंग क्या होता है? पहले इसे समझते हैं। फेरस सल्फेट एक रसायन है जिसे आमतौर पर हरा नमक भी कहते हैं। इसके क्रिस्टल में पानी के अणु होते हैं जो इसे हरा रंग देते हैं। अब ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। श्वेत यानी कि व्हाइट, यह तब होता है जब पानी के अणु निकल जाएं, लेकिन क्रिस्टल का रंग हरा होता है। भूरा, गर्म होने के बाद यह पिघलकर भूरा हो सकता है, लेकिन यह सही जवाब नहीं है। लाल, यह फेरस सल्फेट से संबंधित नहीं है। हरा, यही सही उत्तर है। हमारा अगला सवाल है, शाक सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस अभिक्रिया का उदाहरण है? पहले इसे समझते हैं। जब शाक सब्जियां सड़कर कंपोस्ट बनती हैं, तो इसमें सूक्ष्म जीव यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैविक पदार्थों को तोड़ते हैं। इस प्रक्रिया में गर्मी उत्पन्न होती है जिससे कंपोस्ट तैयार होता है। अब ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। ऊष्माशोषी, इसमें गर्मी अंदर ली जाती है लेकिन यहाँ गर्मी बाहर निकलती है, इसीलिए यह गलत है। ऊष्माक्षेपी, इसमें गर्मी बाहर निकलती है, यही सही उत्तर है। उभयगामी, जिसमें प्रक्रिया दोनों दिशाओं में हो सकती है, यह यहाँ लागू नहीं होता। प्रतिस्थापन, जब एक पदार्थ दूसरे को हटाकर उसकी जगह लेता है, यह भी इस प्रक्रिया में नहीं होता। अब हमारा अगला सवाल है, लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? पहले इसे समझते हैं। जब लाल तप्त आयरन पर जलवाष्प प्रवाहित की जाती है तो रासायनिक अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया में आयरन और जलवाष्प की प्रतिक्रिया से Fe3O4 यानी कि आयरन ऑक्साइड बनता है। इसका फुल समीकरण इस प्रकार लिखा जाता है। इस अभिक्रिया में हाइड्रोजन गैस भी निकलती है। अब वह सब छोड़िए और ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। FeO, यह आयरन का ऑक्साइड है लेकिन यह यहाँ नहीं बनता। Fe3O4, यही सही उत्तर है। यह आयरन और जलवाष्प के बीच प्रतिक्रिया से बनता है। Fe2O3, यह हाइड्रेटेड रूप में बनता है लेकिन यहाँ यह प्रक्रिया में शामिल नहीं है। FeS, यह सल्फर और आयरन की प्रतिक्रिया से बनता है, जलवाष्प से नहीं। अब हमारा अगला सवाल है, संतुलित समीकरण चुनें। पहले हमें पता होना चाहिए कि संतुलित समीकरण किसे कहते हैं, और मुझे लगता है कि आप लोगों को पता है कि संतुलित समीकरण वैसे समीकरण को कहा जाता है जो अभिक्रिया में शामिल प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या अभिकारकों और उत्पादों में बराबर होनी चाहिए। मतलब दोनों तरफ परमाणु की संख्या बराबर होनी चाहिए। जब हमें इतना पता ही है तो चारों ऑप्शन में फाइंड करते हैं। अभिकारक में हाइड्रोजन 2 है और उत्पाद में भी 2 है, ए तो ठीक है, और ऑक्सीजन अभिकारक साइड पर 2 है लेकिन उत्पाद साइड पर 1 ही है, इसलिए यह गलत है। हमारा दूसरा ऑप्शन सही है क्योंकि हाइड्रोजन दोनों तरफ बराबर है और ऑक्सीजन भी। अब हमारा अगला सवाल है, जब तांबे के बर्तन पर हरा रंग जमता है तो वह किस कारण होता है? चलो पहले इस
प्रक्रिया को समझ लेते हैं। जब तांबा हवा में मौजूद नमी, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के संपर्क में आता है तो यह एक रासायनिक प्रतिक्रिया करता है। इस प्रक्रिया से तांबे के ऊपर कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की परत बनती है जो तांबे को हरा रंग देती है। इस परत को पैटीना कहा जाता है। यह परत न केवल तांबे को हरा बनाती है बल्कि उसे और अधिक क्षति से भी बचाती है। इसीलिए जब पूछा जाए कि तांबे के बर्तन पर हरा रंग क्यों जमता है तो सही उत्तर होगा कॉपर कार्बोनेट। हमारा ऑप्शन कॉपर कार्बोनेट में है, इसलिए यह सही है। और हमारा 7वां सवाल है, पीएच पैमाने पर पानी का पीएच मान कितना होता है? AA 1, B 7, C 10, D 14। देखो यह बहुत आसान है। पीएच पैमाना हमें बताता है कि कोई घोल अम्लीय है, उदासीन है या क्षारीय। अगर किसी घोल का पीएच 7 से कम है तो वह अम्लीय होता है। अगर यह 7 के बराबर है तो घोल उदासीन है और 7 से ज्यादा होने पर वह क्षारीय कहलाता है। अब पानी की बात करें। पानी उदासीन होता है क्योंकि इसमें H+ और OH आयन बराबर मात्रा में होते हैं, इसलिए इसका पीएच मान 7 होता है। चलो ऑप्शंस देखते हैं। 8 ये बहुत ज्यादा अम्लीय घोल का पीएच है तो यह गलत है। 7 यह सही है। पानी का पीएच 7 होता है क्योंकि यह उदासीन है। 10 यह क्षारीय घोल का पीएच हो सकता है जैसे साबुन का घोल, लेकिन यह गलत है। 14 यह बहुत ज्यादा क्षारीय घोल का पीएच है जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, यह भी गलत है। अब हमारा 8वां सवाल है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? AA कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोक्साइड, B KSO4 12H2O, C कैल्शियम कार्बोनेट, D सोडियम क्लोराइड। देखो ये बहुत सिंपल है। प्लास्टर ऑफ पेरिस को जिप्सम से बनाया जाता है। जब जिप्सम को हल्का गर्म करते हैं लगभग 373 K पर तो यह अपना पानी खो देता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। इसका फॉर्मूला होता है KSO4 12H2O। यह इसलिए खास है क्योंकि यह जल्दी से जमकर सख्त हो जाता है और इसका इस्तेमाल मूर्तियां बनाने या दीवारें सजाने के लिए होता है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। कैल्शियम सल्फेट और हाइड्रोक्साइड यह जिप्सम का फॉर्मूला है लेकिन प्लास्टर ऑफ पेरिस का नहीं। CaSO4 ऑन सीडल पानी 1 फाइंस 2H2O यही प्लास्टर ऑफ पेरिस का सही फॉर्मूला है। कैल्शियम कार्बोनेट यह चूना पत्थर का फॉर्मूला है, यह गलत है। सोडियम क्लोराइड यह साधारण नमक है जिसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा 9वां सवाल है, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, साइट्रिक, सल्फ्यूरिक, एसिटिक। चलो इसे थोड़ा आसान तरीके से समझते हैं। जब भी आप नींबू का स्वाद लेते हैं आपको एक तेज खट्टापन महसूस होता है। इसका कारण है नींबू में पाया जाने वाला एक प्राकृतिक अम्ल जिसे साइट्रिक अम्ल कहते हैं। यह एक कमजोर जैविक अम्ल है जो न केवल खट्टे फलों जैसे संतरा, आंवला को खट्टा बनाता है बल्कि खाने में भी एक अनोखा स्वाद जोड़ता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू का उपयोग सिर्फ खाने पीने तक ही सीमित नहीं है बल्कि इसे सफाई, सौंदर्य उत्पादों और यहाँ तक कि शरीर के लिए हेल्थी बनाने में भी किया जाता है। अब थोड़ा ऑप्शंस पर ध्यान दीजिए। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यह अम्ल हमारे पेट में पाया जाता है और भोजन को पचाने में मदद करता है लेकिन इसका नींबू से कोई संबंध नहीं है। साइट्रिक अम्ल यही सही जवाब है। यही अम्ल नींबू को उसका खट्टा और ताजगी भरा स्वाद देता है। सल्फ्यूरिक अम्ल एक खतरनाक तेजाब है जिसे बैटरियों में उपयोग किया जाता है। यह इतना संक्षारक यानी कि कोरोसिव होता है कि अगर इसे छू लिया जाए तो यह त्वचा को जला सकता है। इसे खाने की बात तो दूर, इसका उपयोग केवल उद्योगों और वैज्ञानिक प्रयोगों में ही होता है, इसलिए इसका नींबू से कोई लेना देना नहीं है। एसिटिक अम्ल यह सिरके यानी के विनेगर में पाया जाता है। यह खाने में हल्की खटास लाता है लेकिन यह नींबू में नहीं होता। अब हमारा 10th नंबर क्वेश्चन है, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर तरल रहती है? पारा, तांबा, सोना, जिंक। चलो इसे समझते हैं। अगर आपने कभी थर्मामीटर देखा है तो उसमें चमचमाते तरल धातु की एक लाइन होती है, वो क्या है? पारा। हाँ, पारा एक ऐसी धातु है जो कमरे के तापमान पर तरल रहती है। अब सवाल आता है, बाकी धातुएं क्यों नहीं? धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं क्योंकि उनके परमाणुओं के बीच आपस में जोरदार आकर्षण होता है, लेकिन पारा के मामले में उसके परमाणुओं का यह आकर्षण थोड़ा कमजोर है, इसीलिए यह इतनी आसानी से पिघल जाता है कि कमरे के तापमान पर ही तरल बन जाता है। अब ऑप्शंस चेक करते हैं। पारा बिल्कुल सही। थर्मामीटर, बैरोमीटर जैसे उपकरणों में इसका उपयोग होता है। तांबा बिजली के तारों और बर्तन बनाने में काम आता है, यह ठोस रहता है। सोना भी ठोस होता है और इसे गहनों में इस्तेमाल करते हैं। जिंक ठोस धातु है और यह जंग रोकने के लिए इस्तेमाल होता है। अब हमारा 11th नंबर क्वेश्चन है, सांस लेने के लिए कौन सा अधातु आवश्यक है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर। अब जरा सोचिए, अगर आप एक ऐसे कमरे में बंद हो जहां हवा तो है लेकिन ऑक्सीजन नहीं है, क्या आप बच पाएंगे? नहीं ना, क्योंकि हमारे शरीर को सिर्फ
सिर्फ हवा नहीं चाहिए, बल्कि एक खास तत्व चाहिए जो हमें जिंदा रखता है। अब विकल्पों पर चलते हैं। नाइट्रोजन। हवा का सबसे बड़ा हिस्सा नाइट्रोजन का है, लेकिन ये बस भराव का काम करती है। हमारी सांसों में इसका कोई खास योगदान नहीं है। ऑक्सीजन। यह वही तत्व है जो हमारे जीवन का आधार है। फेफड़ों से खून में पहुंचकर यह कोशिकाओं को ऊर्जा बनाने में मदद करती है। यही हमारी लाइफलाइन है। हाइड्रोजन। हाइड्रोजन तो पानी का हिस्सा है, लेकिन सांस लेने के लिए यह किसी काम का नहीं। सल्फर। सल्फर का सांस लेने से कोई लेना देना नहीं है। यह कुछ खनिजों और पदार्थों में पाया जाता है। हमारा अगला सवाल, पित्त रस कहाँ बनता है? ए यकृत, बी अमाशय, सी अग्न्याशय, डी छोटी आंत। चलो इसे समझते हैं। हमारा शरीर एक जटिल मशीन की तरह काम करता है और हर अंग की अपनी एक खास भूमिका होती है। अब बात करते हैं पित्त रस की। यह शरीर के पाचन तंत्र में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह वसा फैट को छोटे छोटे भागों में तोड़ने में मदद करता है, जिससे उन्हें पचाना आसान हो जाता है। अब सही जवाब ढूंढते हैं। अमाशय भोजन को तोड़ता है और उसमें से एसिड और एंजाइम्स निकालता है, लेकिन यह पित्त रस नहीं बनाता। अग्न्याशय। अग्न्याशय पाचन एंजाइम्स बनाता है, लेकिन यह भी पित्त रस का स्रोत नहीं है। छोटी आंत पित्त रस का उपयोग करती है, लेकिन इसे बनाती नहीं है। यकृत। यकृत जिसे हम लिवर भी कहते हैं, यही वह अंग है जहां पित्त रस का निर्माण होता है। तो सही उत्तर है यकृत पित्त रस बनाकर इसे पित्ताशय गॉल ब्लैडर में जमा करता है। जब भी भोजन छोटी आंत में पहुंचता है, यह पित्त रस वसा को पचाने के लिए छोड़ दिया जाता है। इसका मजेदार बात यह है, पित्त रस पीले हरे रंग का होता है और इसका काम वसा को तोड़ने के साथ साथ पाचन प्रक्रिया को बेहतर बनाना है। अब हमारा अगला क्वेश्चन है, पौधों में जल परिवहन के लिए कौन उत्तरदायी है? किसी भी ऑप्शन को देखने से पहले आओ इसे इजी वे में समझ लेते हैं। पहले यह सोचो, जब पौधे पानी पीते हैं तो वह पानी जड़ों से लेकर पत्तियों तक कैसे पहुंचता है? एक पाइपलाइन सिस्टम जैसा कुछ होना चाहिए, है ना? पौधों में यही काम जाइलम करता है। अब ऑप्शन को समझते हैं। फ्लोएम। यह पौधों में भोजन का परिवहन करता है, न कि पानी का, इसलिए यह गलत है। जाइलम। यह सही उत्तर है। जाइलम वो ही पाइपलाइन है जो जड़ों से पत्तियों तक पानी और खनिज पहुंचाने का काम करती है। जड़ें पानी को मिट्टी से सोखती हैं, लेकिन वह इसे पौधे के अंदर पहुंचाने के लिए जिम्मेदार नहीं होती, इसलिए यह गलत है। पत्तियां पानी का उपयोग करती हैं, जैसे प्रकाश संश्लेषण के लिए, लेकिन वे पानी पहुंचाने का काम नहीं करती। यह भी गलत है। याद रखो, जाइलम को आप पौधों का वाटर पंप भी कह सकते हैं। यह पानी और खनिजों को ऊपर की ओर ले जाता है, बिल्कुल जैसे पानी को ऊपर की मंजिल पर पहुंचाने वाली पाइपलाइन। अब हमारा 14 नंबर क्वेश्चन है, फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में कौन सी गैस ग्रहण की जाती है? फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में पौधे एक खास गैस का उपयोग करते हैं, जिससे वे अपना भोजन तैयार करते हैं। चलो इसे थोड़ा इजी वे में समझकर करेक्ट उत्तर देते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है? तो देखो, पौधे सूरज की रोशनी, पानी और एक गैस का उपयोग करके ग्लूकोज यानी कि भोजन का निर्माण करते हैं। इसे हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। लेकिन कौन सी गैस जरूरी है? चलो ऑप्शंस देखते हैं। ऑक्सीजन। यह तो फोटोसिंथेसिस का उत्पादन है। पौधे इसे बाहर निकालते हैं, लेकिन ये इसका उपयोग नहीं करते। कार्बन डाइऑक्साइड, यही सही जवाब है। पौधे हवा से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और इसे पानी के साथ मिलाकर खाना या निकी ग्लूकोज बनाते हैं। नाइट्रोजन। मृदा यानी कि मिट्टी के लिए जरूरी है, लेकिन फोटोसिंथेसिस में इसका कोई रोल नहीं है। गलत जवाब। हाइड्रोजन। पानी में हाइड्रोजन मौजूद है, लेकिन गैस के रूप में यह उपयोग नहीं होती, इसीलिए यह गलत है। पौधे कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सूरज की रोशनी और पानी की मदद से अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यही प्रक्रिया पृथ्वी को जीवन के लिए फ्रेंडली बनाती है। चलो अब हम 15th क्वेश्चन पर चलते हैं, जो कि है, मानव शरीर में कौन सा अंग रक्त से कार्बन डाइऑक्साइड हटाने का काम करता है? हृदय, फेफड़े, गुर्दे, यकृत। हमारा सही उत्तर फेफड़े है। अब आप कहोगे फेफड़ा ही क्यों और सब क्यों नहीं? इसलिए लिए तो हर बार समझाता हूँ। चलो आओ इसे भी समझ लेते हैं। सोचो, जब तुम सांस लेते हो तो ऑक्सीजन तुम्हारे शरीर में घुसती है और खून के जरिए हर कोने में पहुंचती है। खून जब शरीर के अलग अलग हिस्सों में ऑक्सीजन पहुंचाता है तो वहां से कार्बन डाइऑक्साइड इकट्ठा कर लेता है। अब ये सारा कार्बन डाइऑक्साइड खून के जरिए फेफड़ों तक लाया जाता है और फिर फेफड़े उसे बाहर फेंक देते हैं जब तुम सांस छोड़ते हो। इसे तुम अपनी बॉडी का सफाई मैनेजर कह सकते हो। याद रखना, सांस लेना मतलब ऑक्सीजन को अंदर लेना, सांस छोड़ना मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर छोड़ना, और ये सब काम हमारे प्यारे फेफड़े करते हैं। अब हमारा अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन का मुख्य स्रोत कौन है? सही उत्तर है सूर्य। अब हो सकता है आपके मन में यह सवाल उठे कि आखिर सूर्य को मुख्य स्रोत क्यों माना गया? तो चलिए इसे थोड़ा डीप में जाकर आपके सवालों का जवाब देते हैं।
चंद्रमा जरूरी है। फिर यह मुख्य स्रोत क्यों नहीं है? चंद्रमा का काम ज्वार भाटे को नियंत्रित करना और रात को रोशनी देना है। लेकिन सोचिए, अगर चंद्रमा न भी हो तो भी भोजन, पानी और ऑक्सीजन पर इसका कोई सीधा असर नहीं पड़ेगा। इसलिए चंद्रमा मुख्य स्रोत नहीं है। यह तो हम जानते हैं कि पानी के बिना जीवन संभव नहीं है, लेकिन इसे मुख्य स्रोत क्यों नहीं माना गया? बिल्कुल सही बात है कि पानी जीवन के लिए जरूरी है, लेकिन सवाल यह है कि पानी का चक्र, बारिश, वाष्पीकरण कैसे चलता है? यह सब सूर्य की गर्मी और ऊर्जा से ही तो होता है। अगर सूर्य न हो तो पानी का चक्र रुक जाएगा और पृथ्वी पर जीवन समाप्त हो जाएगा। इसीलिए पानी भी सूर्य पर निर्भर है। वनस्पति यानी कि पेड़ पौधे, यह तो भोजन और ऑक्सीजन का मुख्य स्रोत है। फिर इन्हें क्यों नहीं? तो देखो, पौधे भोजन और ऑक्सीजन देते हैं जो जीवन के लिए बेहद जरूरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि पौधे सूर्य की रोशनी के बिना भोजन नहीं बना सकते? यह प्रक्रिया, जिसे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस कहते हैं, यह पूरी तरह से सूर्य पर निर्भर है। इसलिए वनस्पति भी सूर्य के बिना बेकार हो जाएगी। अगर सूर्य ना हो तो क्या होगा? अगर सूर्य नहीं होगा तो सिंपल सी बात है, पृथ्वी ठंडी और अंधेरी हो जाएगी, पानी बर्फ में बदल जाएगा, पौधे मर जाएंगे, जिससे भोजन और ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। और ऑक्सीजन की कमी होगी तो हम टपक जाएंगे। क्यों? सही है ना? जीवन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। यानी कि सूर्य के बिना जीवन नामुमकिन है। बोले तो इम्पॉसिबल। अब अगला सवाल, मानव शरीर में रक्त के शुद्धिकरण का कार्य कौन करता है? यकृत, फेफड़े, हृदय, गुर्दे यानी कि किडनीज। अब चलिए हर ऑप्शंस को डीप से समझते हैं ताकि सही उत्तर का रीजन भी अच्छे से समझ आ जाए। यकृत यानी कि लिवर, ये तो शरीर का सबसे बड़ा आंतरिक अंग यानी कि शरीर के अंदर वाले अंग हैं। यह रक्त को विषैले पदार्थों यानी कि टॉक्सिन्स से मुक्त करने का काम करता है, जैसे शराब, दवाइयाँ और अन्य हानिकारक रसायन। हालांकि यकृत का काम मुख्य रूप से टॉक्सिक पदार्थों को हटाना और पोषक तत्वों को स्टोर करना है, न कि रक्त को शुद्ध करना। फेफड़े ए तो रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को हटाकर उसमें ऑक्सीजन O2 मिलाते हैं। यह गैसों का आदान प्रदान करता है, लेकिन यह रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया नहीं है। इसका काम सांस लेने से जुड़ा है। हृदय रक्त को पूरे शरीर में पंप करता है। यह शुद्ध या अशुद्ध रक्त को शरीर के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाने का माध्यम है, लेकिन इसका मुख्य कार्य रक्त को शुद्ध करना नहीं है। गुर्दे शरीर में रक्त का असली शुद्धिकरण करते हैं। वे रक्त से अपशिष्ट पदार्थ यानी कि वेस्ट मटेरियल्स और अतिरिक्त पानी को हटाते हैं, जिसे मूत्र यानी कि यूराइन के रूप में बाहर निकाला जाता है। गुर्दे यूरिया, क्रिएटिनिन और अन्य विषैले पदार्थों को हटाने का काम करते हैं। इसके अलावा गुर्दे शरीर में पानी और खनिजों यानी कि मिनरल्स का संतुलन बनाए रखते हैं। तो सही उत्तर गुर्दे। हमारा अगला सवाल है, कौन सा अंग प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में भाग लेता है? हमें सबसे पहले प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को समझना होगा, तभी हम सही उत्तर दे पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या है? तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें पौधे सूर्य की रोशनी, पानी और हवा में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करके अपना भोजन बनाते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। यह प्रक्रिया सिर्फ उस हिस्से में होती है जहाँ क्लोरोफिल होता है, और क्लोरोफिल तो पत्तियों में होता है, इसीलिए हमारा सही उत्तर पत्तियां हो जाएंगे। अब हमारा 19 नंबर का क्वेश्चन है, पाचन तंत्र में भोजन को ऊर्जा में बदलने में कौन सा एंजाइम मदद करता है? यह सवाल थोड़ा गुमराह करने वाला है, क्योंकि भोजन को ऊर्जा में बदलने में कई एंजाइम एक साथ काम करते हैं। लेकिन अगर हमें एक ही विकल्प चुनना हो तो एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलने का काम करता है, जो कि शरीर के लिए सबसे तेज ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए एमाइलेज को सबसे बेहतर उत्तर माना जा सकता है। अब आप कहोगे, पाचन और एंजाइम का काम क्या है? तो जब हम भोजन खाते हैं तो वह सीधे ऊर्जा नहीं बनता, उसे छोटे छोटे हिस्सों में टूटना पड़ता है। ये छोटे हिस्से हमारे शरीर की कोशिकाओं यानी कि सेल्स तक पहुंचते हैं और वहां मेटाबॉलिज्म के जरिए ऊर्जा में बदलते हैं। भोजन को तोड़ने का काम एंजाइम्स करते हैं। हर तरह के भोजन जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा को तोड़ने के लिए अलग अलग एंजाइम होते हैं। माइलेज, यह एंजाइम कार्बोहाइड्रेट जैसे रोटी, चावल को तोड़ता है और उसे ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज शरीर के लिए सबसे तेज ऊर्जा स्रोत है। प्रोटीज, यह एंजाइम प्रोटीन जैसे दाल, मांस को छोटे हिस्सों में तोड़ता है। प्रोटीन से सीधे ऊर्जा नहीं बनती,
लेकिन यह शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों के लिए जरूरी है। लिपेज यह एंजाइम वसा को तोड़ता है। वसा शरीर के लिए दीर्घकालिक, इसका मतलब है लंबे समय तक चलने वाला ऊर्जा का स्रोत है। ट्रिप्सिन का काम सिर्फ प्रोटीन को छोटे टुकड़ों अमीनो एसिड में तोड़ना है। यह ऊर्जा नहीं देता, बल्कि शरीर की मरम्मत और मांसपेशियों को मजबूत बनाने में मदद करता है। लेकिन एमाइलेज सीधे ग्लूकोज बनाता है, जो तुरंत ऊर्जा देता है। इसलिए ट्रिप्सिन भोजन को ऊर्जा में बदलने का मुख्य एंजाइम नहीं है। भोजन को ऊर्जा में बदलने में सबसे ज्यादा मदद कौन करता है? अब आप सही उत्तर ढूंढ पाएंगे। आप पूरी तरह से सही हैं। एमाइलेज सबसे पहले काम करता है, क्योंकि यह कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में बदलता है। ग्लूकोज सीधा खून में पहुंचकर तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। हालांकि बाकी एंजाइम भी पाचन में मदद करते हैं, लेकिन प्राथमिक ऊर्जा स्रोत ग्लूकोज ही है। और हमें तो पता ही है कि ग्लूकोज सबसे तेज वर्क करता है। चलो अब अगले सवाल पर चलते हैं, जो कि है मनुष्य में सबसे बड़ी हड्डी कौन सी है? फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, जबड़े की, रीढ़ की, कलाई की। तो चलो इन सबको इजी वे में समझकर सही ऑप्शन चूज करते हैं। फीमर यानी कि जांघ की हड्डी, यह हमारे शरीर की सबसे लंबी और मजबूत हड्डी है। यह जांघ में पाई जाती है और हिप से घुटने तक फैली होती है। यह शरीर के वजन को सहारा देती है और हमें चलने फिरने में मदद करती है। जबड़े की हड्डी मतलब जॉबोन, इसे मैंडिबल कहते हैं। यह सिर की सबसे मजबूत हड्डी है और चबाने का काम करती है, लेकिन यह फीमर जितनी लंबी नहीं है। रीढ़ की हड्डी यानी कि स्पाइनल कॉर्ड, यह 33 छोटी छोटी हड्डियों से बनी होती है। यह शरीर को सीधा खड़ा रखने में मदद करती है, लेकिन यह एक सबसे बड़ी हड्डी नहीं है। कलाई की हड्डी, रिस्ट बोन, कलाई में 8 छोटी छोटी हड्डियां होती हैं, जिन्हें कार्पल्स कहते हैं। ये बहुत छोटी होती हैं और हाथ को लचीलापन देती हैं। अब इतना से ही आप डिसाइड कर लो कि किस पर टिक मारना है। आहा, अगेन यू आर एब्सोल्युटली राइट। सबसे पहले दिल से थैंक यू दोस्त, यहाँ तक देखने के लिए। हमने आज 10th क्लास टोटल 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कर लिए हैं। आई थिंक आपको याद करने या रटा मारने की जरूरत नहीं है। एंड यू नो यह वीडियो पहली है, इसीलिए आपने क्लासमेट के साथ शेयर कर दीजिए। सिर्फ मैं यही आपसे चाहता हूँ, बिकॉज इस चैनल के लिए फर्स्ट वीडियो है और शाही ऑडियंस फाइंड करने में आप ही हेल्प कर सकते हो। सो प्लीज तब तक मिलते हैं अनदर वीडियो में। जाते जाते चाहो तो इसे सब्सक्राइब करके ऑल पर सेलेक्ट भी कर सकते हैं, अगर अगली वीडियो का नोटिफिकेशन चाहते हो तब। सो तब तक के लिए बाय।